तो बच्चों, आज से हम लोग अपना मैराथन बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल के एग्जाम के लिए, लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का, जिसमें सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे बट स्कैनर बेस्ड। मतलब हम लोग स्कैनर को उठाएंगे और स्कैनर में जो पास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक एक करके लेंगे। उन क्वेश्चंस में आपको ट्रेंड बताएंगे, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ट्रेंड क्या बना हुआ है क्वेश्चंस का, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को, यानी जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने चूज करा उससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग आपको पहले लेके चल रहे हैं। स्कैनर है, अगर आपके पास में पास्ट एग्जाम्स का क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई सा भी स्कैनर हो चलेगा। यदि ये वाला स्कैनर है तो बेस्ट है, इस वाले स्कैनर को हम उठा रहे हैं। और अगर आपके पास ये वाला स्कैनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई सा भी पास्ट एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक अगर है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे हमारा काम हो जाएगा। हमें बस पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को उठाना है। अच्छा, जैसा हम लोगों ने आपसे, ये वाला हमारा स्कैनर है, सुचिता प्रकाशन का आता है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक सीएमए के लिए यही वाला है। ठीक है। अभी आप पुराना ट्रेंड देखेंगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्वेश्चन रिपीट, कंटिन्यूसली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे भी यही ट्रेंड मेंटेन होगा। तो मेरा पर्सनली ये प्रिडिक्शन है, और ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में पिछले जो एग्जाम्स हमारे हुए हैं इतने सारे, उन सबके बेसिस पर एक कंक्लूजन है कि पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, यानी स्कैनर स्कैनर भी अगर कोई बच्चा करके चला जाए ना तो आराम से वो 50 टू 60 मार्क्स तो लेकर आ सकता है अगर उसने स्कैनर एक बार भी कराए। और अगर वो ढंग से स्कैनर पूरा करके जाएगा ना, सो ट्रस्ट मी, ही कैन सिक्योर 70 मार्क्स इजीली। ठीक है। अब मैं आपको पहले बताता हूं हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं और कौन से चैप्टर्स हमें नहीं करने या कौन से करने हैं। ठीक है, उस पर आते हैं। पहले तो इंडेक्स नीचे आ गया, हम थोड़ा सा ये रहा। देखो, आपको ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ये वाले, यहां से लेके और यहां तक के चैप्टर्स, ये है बेटा कॉर्पोरेट लॉ के चैप्टर्स, यानी कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स। करेक्ट। यानी अगर हम कंपनी से 2013 वाले में चलते हैं तो वो, ये आप कहेंगे सर ये वाला भी है, ये है, पर ये इंटर वाला पोर्शन है। क्या इसमें से क्वेश्चन आता है? क्या बिल्कुल आता है। तो हम लोगों को एक बार ये भी रिव्यू करना पड़ेगा, बट इसको मैं सबसे एंड में लूंगा। इसको एंड में लेने के पीछे रीजन क्या है? इसको एंड में लेने के पीछे रीजन हमारा ये है क्योंकि चूंकि ये इंटर का है, इंटर में जितना भी आपने कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 122 तक, उस पूरे की समरी ये है। तो पूरा समअप इसमें होता है, पूरा समरी कंटेंट इसके अंदर आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इसको सबसे एंड में लेने वाले हैं। बाकी जो चैप्टर्स आपने फर्स्ट टाइम यहां पढ़े हैं उनको पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद में बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये हमारा कमर्शियल लॉ का पोर्शन है। उसके बाद में जब देखेंगे तो जो अदर अलाइड लॉज या जिनको हम लोग इकोनॉमिक लॉज भी बोलते हैं वो सारे लाइन से हैं, सेबी, कंपटीशन, और फिर यहां चलते हैं तो फेमा, देन उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफाइजी, देन इंश्योरेंस, उसके बाद में एमएसएमई, एंड देन साइबर सिक्योरिटी, एंड द लास्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसमें से देखो ये जो दोनों हैं, कौन से वाले? ये तीनों, बेसिकली नॉट दोनों, ये तीनों, ये वाला कंटेंट जो है, इसमें से भी मैं स्पेशली इन दोनों की बात करता हूं। ये जो है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये न्यूली एडेड कंटेंट है। न्यूली एडेड कंटेंट का मतलब हमारा क्या है? न्यूली एडेड कंटेंट से हमारा मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसमें बहुत ज्यादा पास के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्टडी जो हमारा मटेरियल है उसमें लेके जाऊंगा, स्टडी नोट्स में हम आपको लेके जाएंगे, उधर से इसका हम लोग क्या करेंगे, मैराथन रिवीजन करेंगे। वहां से हम लोग इसका मैराथन रिवीजन करने वाले हैं, और बाकी सबका हम लोग रिवीजन करेंगे स्कैनर से। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दो चैप्टर्स को छोड़ दूं तो बाकी सबका स्कैनर से रिवीजन। ट्रस्ट मी, सिर्फ स्कैनर का रिवीजन करने से आपका काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आई विल शो यू दैट हाउ वी कैन कंप्लीट आवर सिलेबस बाय कवरिंग स्कैनर ओनली। तो बहुत ध्यान से अच्छे से आप हमारे साथ में जुड़े रहना और पूरे वीडियोस को देखना एंड तक, उसके बाद में आपको रिवीजन नहीं करना। और ये स्पेशली जून वाले बच्चों के लिए है, सेम हम लोग दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी है। बट अगर दिसंबर वाले बच्चे चाहते हैं कि अभी हम लोग दिसंबर के एंड तक तो टाइम है, हम अभी इसका रिवीजन कर ले, तो आप भी कर सकते हो, आपको भी इसमें। और इवन इवन अगर कोई बच्चा ऐसा है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, वो बच्चे ध्यान से सुनना जिन्होंने अभी तक लॉ की प्रिपरेशन नहीं करी, वो बच्चे ध्यान से सुनना जिन्होंने अभी तक भी लॉ के सब्जेक्ट्स की ट्यूशन नहीं ली या अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करा, ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, एकदम ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं आता लॉ में, ऐसा मान लो आप, वो बच्चा भी बैठेगा ना तो उसको भी 40 मार्क्स तो दिलाई देंगे,
100% 40 मार्क्स तो दिलाई देंगे, 100% गारंटी है 40 मार्क्स आ जाएंगे, समझे क्या? 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर आपने अब तक एक बार भी लॉ नहीं पढ़ा और जून में आपका अटेम्प्ट आ गया, अभी आपके पास में बचा है सिर्फ मई और अप्रैल, यानी 2 ही महीने बचे हैं और आधा मार्च, 2.5 महीने बचे ना, बस एक बार 2.5 महीने में हमारे साथ स्कैनर कर लो। स्कैनर हम आपको करा देंगे थोड़े से दिनों में, और आप इसको रिवाइज करते रहना। 2.5 महीने में आप इस स्कैनर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो, 2 बार रिवाइज कराना, 40 मार्क्स आई गारंटी यू। लेकिन और ढंग से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, ऊपर भी आ सकते हैं। 40 तो मिनिमम गारंटी दिला रहे हैं, मिनिमम गारंटी, समझे क्या? तो मैराथन को चेंज कर रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल तरीका मैराथन का सारे टीचर लेकर बैठे हैं उसी को चलाए जा रहे हैं। कोई पुराना पूरा सिलेबस याद करा देते हैं, उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। देखो सबसे पहले हम लेकर जा रहे हैं आपको कौन से वाले चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम लेकर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। इसके अंदर कौन सी सेक्शंस कवर होती है? इसके अंदर कंपनीज एक्ट की सेक्शन कवर होती है बेटा, सेक्शन नंबर 186 और सेक्शन नंबर 187। क्या समझे? सेक्शन 186 और सेक्शन नंबर 187, ऐसा दो ब्रॉड सेक्शंस इसके अंदर कवर है। अच्छा, अभी इन्होंने क्या करा इसके अंदर इन्होंने इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन। सेक्शन 186 किसका है? इंटर कॉर्पोरेट लोन। अभी आप बोलेंगे सर 187 भी इंटर कॉर्पोरेट लोन का है क्या? नहीं, सेक्शन 187 इंटर कॉर्पोरेट लोन का नहीं है। तो वो किस चीज का है? वो है बेसिकली कौन से केसेस में कंपनी अपने शेयर्स को किसी और के नाम से रख सकती है। अपने शेयर्स मतलब कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई हैं, जो कंपनी ने दूसरी कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो कंपनी के पास में किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, उसको कंपनी अपने नाम से रखने के बजाय किसी और के नाम से भी रख सकती है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, छोड़ के चले जाना, मैं बोल रहा हूं छोड़ के जाना, एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना है 187, तो 186 पढ़ लें क्या? हाँ काफी है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, सेक्शन 73 से लेके 76, कौन से सेक्शन थे बेटा? 73 से 76 के सेक्शन से डिपॉजिट्स वाले। आई होप यू रिमेंबर, इंटर में भी पढ़े थे आपने डिपॉजिट्स कब किससे ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, किस किस चीज को डिपॉजिट में लेना है, किसको डिपॉजिट में नहीं लेना, वो सारी बातें 73 से 76 थी। उसको इन्होंने इंटर में तो डाला ही डाला, फाइनल में दोबारा डाल दिया। तो इस इन्वेस्टमेंट एंड लोन वाले चैप्टर में दो चीजें मिलेंगी, एक तो सेक्शन 186 मिलेगा और 73 से लेकर 76 के प्रोविजन भी आपको मिलने वाले हैं। 187 को थॉरली छोड़ के जाना, कोई भी बोले टीचर, कोई भी किताब में नोट्स में कहीं पे भी लिखा हो, छोड़ देना बिना किसी परेशानी के। अभी चलते हैं, देखो उल्टा चलें क्या, यहां से देख रहे हैं आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्या है? इज देयर एनी प्रोविजन फॉर द प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एग्जिस्ट इन कंपनीज एक्ट 2013? इफ सो एनालाइज द प्रोविजन। क्या कंपनी के डिपॉजिट एक्सेप्टेंस को लेकर कंपनीज एक्ट 2013 में कोई प्रोहिबिशन है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? यानी क्या बोल रहा है ये, मतलब कंपनीज एक्ट ने किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्या लोगों से डिपॉजिट लेने को लेकर? कौन सी कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती? तो देखो सेक्शन 73 के अंदर अगर हम चलते हैं, सेक्शन 73, क्या 73 सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर अगर याद नहीं करा, सेक्शन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। सर याद ही नहीं हो रहा मेरे से, बहुत कोशिश कर ली, मैं क्या करूं? तो छोड़ दो, नंबर कटेंगे क्या? बिल्कुल कटेंगे नंबर। तो सर फिर हम पास कैसे होंगे? कोई बात नहीं, 2-4 नंबर कम आ जाएंगे, चलेगा। कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, अंदर का जो कंटेंट आप पढ़ोगे वो सही लिख कर आना। सेक्शन नंबर याद रहे तो बहुत बढ़िया, याद रहेगा, पूरा सेशन एंड हो जाएगा ना सारा, तो कंपनी लॉ के सारे सेक्शन नाम से याद करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। यानी एक बार कंपनी लॉ एंड हुआ ना, पूरा कंपनी लॉ जैसे ही हम पढ़ लेंगे या पूरा आपका मैराथन रिवीजन हो जाएगा ना, फिर यूं फटाफट फटाफट सेक्शंस 5 मिनट के अंदर सारे सेक्शन के नंबर बता दूंगा। ठीक है, कौन से सेक्शन का क्या नंबर है और कौन से सेक्शन में क्या क्या उसका नाम है, किस चीज के बारे में है। अच्छा नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, नाम मिलता जुलता रख सकते हो, नाम मिलता जुलता, जैसे सेक्शन 73, अब मान लो इसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तुमको याद नहीं आ रहा तो तुम ऐसा लिख देना सेक्शन नंबर 73 डिपॉजिट्स, खत्म कहानी। कुछ तो गया ना, कुछ भी नहीं लिख कर आओगे, नाम तो नंबर कटेंगे, डिपॉजिट भी लिखा नंबर दे देगा, चिंता की बात नहीं। सेक्शन 123 है डिविडेंड के बारे में, तो क्या लिख कर डिविडेंड, अभी तुमको पता ही नहीं डिविडेंड सेक्शन नंबर 123 का नाम क्या है, तो कोई बात नहीं, सेक्शन 123 डिविडेंड पेबल बाय द कंपनी, डिविडेंड्स, डिविडेंड डिविजिबल अमाउंट, कुछ भी लिख कर आना, लेकिन उससे रेलेवेंट मिलता जुलता नाम लिख सकते हो क्या? यहाँ पे मिलते जुलते नाम आप लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो 73 सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा। वो क्या बोलता है? नो कंपनी कैन इनवाइट और एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी देखो मैं हाईलाइट जो करूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उतना उतना मसाला याद करके जाना,
ठीक है क्या? प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये क्वेश्चन का हेडिंग है। हेडिंग क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन में टॉपिक क्या है उस पे फोकस करना है। तो प्रोहिबिशन को लेकर सेक्शन 73 ऐसा हाईलाइट करते हैं। हाईलाइटर मिलता है ना बाजार में, उसका यूज करो। हाईलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझे क्या? हाईलाइटर का यूज किताब को रंगने के लिए नहीं होता है। हाईलाइटर का यूज है कि उतने ही वर्ड्स हाईलाइट करने की जैसी डे बिफोर एग्जाम अपन उन वर्ड को भी पढ़े तो अपने को पूरा आंसर एकदम से एट अ ग्लांस रिकॉल हो जाए। यानी हमने जस्ट देखा, वर्ड को देखा, लाइक तो मुझे वर्ड देखते ही याद आ गया, अच्छा इसके अंदर ये प्रोविजन था। दैट इज व्हाट द यूज ऑफ हाइलाइटर। सम पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हाईलाइट ईच एंड एवरी कंटेंट। मतलब कुछ भी चल रहा है, सब किताब को रंगने में लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किताब का हाल अजीब सा कर दिया, रंग दे बसंती कर दिया, यहां से लेके ये, इसके बाद में वो हाईलाइट कैसे करते थे मालूम है क्या? ऐसा, फिर यहां से ऐसे करेंगे इतना, फिर ये छोड़ क्या रहे, एंड वर्ड छोड़ दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद छोड़ दिया। इसको नहीं बोलते हैं बेटा हाईलाइट करना। बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट। आई टेल यू कैसे हाईलाइट करते हैं। नो कंपनी कैन इनवाइट एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट अंडर सेक्शन 123 अंडर सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट except in manner specified in chapter 5। कुछ भी काम करें provided that nothing in this subsection shall apply to a banking company and non banking company and मतलब काम की चीज समझ में नहीं आई। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि नीचे पढ़नी है कंडीशन। बैंकिंग कंपनी, क्या याद रखने का है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी और अदर कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये याद कर लेना। यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कुछ कंपनीज को अलाउड नहीं है, ये तो हमें पता है, प्रोहिबिशन तो है। पर ये प्रोहिबिशन किस पे नहीं लगेगा? बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, एनबीएफसी पे नहीं लगेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई और कंपनी को भी नोटिफाई करा हुआ है तो उस पर भी नहीं लगेगा। रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो अभी तक नहीं बताया, पर ये तय। अभी छोटा क्वेश्चन आ गया, क्या याद रखने का? छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन मतलब जो है ना एमसीक्यू आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आया, एक ट्रू फॉल्स आया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम सबके लिए तैयार हो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एग्जाम में एमसीक्यू देगा, ट्रू एंड फॉल्स देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, या पूरा डिटेल क्वेश्चन देगा, पर इतना पता है हम रेडी उसके लिए भी। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? ऑन विच कंपनीज या विच कंपनीज आर नॉट कवर्ड अंडर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट सेक्शन 73। किसी भी नाम से बना सकता है, लाइन कुछ भी हो सकता है, ऐसा लिखता है सेक्शन 73 which prescribes about the prohibition on acceptance of deposit is not applicable to which company। नीचे 4 ऑप्शंस है, बैंकिंग कंपनी और लेदर इंडस्ट्री या लेदर कंपनीज, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड सर्विस इंडस्ट्री। तो किस पे टिक करके आने का? बैंकिंग कंपनी पे। या उसने लिखा बैंकिंग एनबीएफसी, मतलब इन तीनों में से। अच्छा, ऑप्शन में वही दोनों ही देगा, बाकी 3 ऑप्शन दूसरे देगा, समझे क्या? तो छोटा क्वेश्चन आएगा। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अ कंपनी में विद द अप्रूवल ऑफ अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग and subject to such rules as may be prescribed accept deposits from its members on such terms and conditions including the provisions of security in any or for the repayment of such deposits with interest as security as may be agreed upon between the company its members subject to the fulfillment of following conditions। क्या बोल रहा है? अभी तक रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया, ऊपर बता दिया रेस्ट्रिक्शन, अभी 2 मिनट बाद लेकर आऊंगा, लेकिन आप समझो लॉ में प्रोविजन कैसे पढ़ना होता है। क्या बोल रहा है ये? कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। इसका मतलब कंपनी मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकती है, मेंबर्स, और कंपनी चाहे तो पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। लेकिन अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिया मेंबर से, यदि कंपनी ने डिपॉजिट लिया मेंबर से, तो कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी? देखो, issuance of a circular to members including therein a statement showing financial position of the company, credit rating, total number of depositors, amount due therein in respect of previous deposits accepted by the company। मतलब पहला, डिटेल ऑफ प्रीवियस, पूरा लिख देता हूं। पहले तो एक सर्कुलर इशू करो, सर्कुलर इशू करो, उसमें क्या डालने का? डिटेल्स ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट्स, यही लिखता हूं मैं, इधर आओ। क्या इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? देखो, जो जो मैं साथ में हाईलाइट करता हूं वो मेन चीज है। पहला, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, क्रेडिट रेटिंग, total number of depositors, amount due towards deposits in respect of previous deposits। तो अगर आपको अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन कहां से चलते हैं? विद अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशंस
मे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो जो हाईलाइट करा ना उसको पढ़ो खाली, आप आपको वो हाईलाइट हाईलाइट पढ़ा हुआ भी 1 मिनट में समझ में आएगा। विद अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, with approval of a resolution may accept deposits from its members subject to, ज्यादा करना है तो स्कोर कर लो, कंपनी with approval of resolution may accept deposits from its members subject to following conditions। कौन सी कंडीशन? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर। क्या क्या आएगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, अमाउंट ड्यू देयर इन, और जो भी पुराने डिपॉजिट्स है उनके बारे में ये सारी चीजें आपको बतानी है। समझ गए क्या? आपको अभी मन में सवाल और होगा सर इधर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट तो आया ही नहीं। यही चल रहा है, यही चल रहा है, समझाता हूं अभी कैसे, पहले इसको पढ़ते जाओ। सेकंड कंडीशन क्या है? फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर। किसको सबमिट करना है सर्कुलर का कॉपी? ये जाएगा आरओसी के पास। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। कब से लेने का है? बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। जिस दिन सर्कुलर इश्यू करा उससे 30 दिन पहले ये कॉपी जमा करा देना आरओसी को। तीसरा कंडीशन क्या है? डिपॉजिटिंग, और क्या डिपॉजिट कराना है? बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर sum which shall be not less than 20% of amount of deposit maturing during the financial year in a scheduled bank। जितना जितना डिपॉजिट जिस जिस साल आपको मेच्योर हो रहा है, मेच्योर होना मतलब उसका रीपेमेंट का ड्यू डेट आ गया, जितने जितने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट का ड्यू डेट आता जा रहा है उस साल, उस वो जो डिपॉजिट होंगे उस साल के, उसका 20% शेड्यूल बैंक में जमा कराना। मतलब किसी साल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स को रीपे करना है, ड्यू डेट आ गया, तो उसका 20% मतलब 20 लाख रुपए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना है। एंड लास्ट, सर्टिफाइंग दैट द कंपनी हैज, सर्टिफिकेशन किस चीज का? कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी ने इससे पहले डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा। ये चारों कंडीशन पूरी करोगे तो तुम लोगों से मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो। मतलब अब चलो ऊपर क्या बोला था? प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स कब नहीं ले सकती? जब वो ये कंडीशन पूरी नहीं करती। हो गया ना प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसके लिए बोला था थोड़ा रुको। अगर कोई कंपनी ने चारों कंडीशन पूरी नहीं करी, यानी सर्कुलर इशू नहीं करा, सर्कुलर कॉपी आरओसी में जमा नहीं कराई, डिपॉजिट्स के ड्यू अमाउंट का 20% शेड्यूल बैंक में नहीं डाला, और आपने सर्टिफाई नहीं करा कि आपने पहले कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है डिपॉजिट्स को लेकर, तो उस केस में आप अपने पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो ये बन गया प्रोहिबिशन। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन किस पे नहीं लगेंगी? बैंक पे नहीं लगता और एनबीएफसी पे नहीं लगता, यानी वो लोग अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स लेंगे तो उनको इसमें दिमाग नहीं लगाने का है। एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी shall be repaid with interest in accordance with the terms and condition। यानी अगर कोई भी कंपनी ने डिपॉजिट्स को टाइम पे नहीं चुकाया तो आपको दिक्कत हो सकती है, राइट, विद इंटरेस्ट। इतना ही लिखूंगा। अच्छा, इसकी लाइन की जरूरत है क्या? नहीं भी लिखो के रहोगे ना चलेगा, क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया अगर डिपॉजिट्स को रीपेमेंट नहीं करा होगा तो आप आगे डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो इसका ध्यान रखना। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स, अगर कंपनी ने रीपे नहीं करा, ठीक है, तो क्या रहेगा मालूम है? तो फिर यहां देखो, अरे ये अपने आप ही चल रहा है क्या पेन? द डिपॉजिटर्स कंसर्न मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू और लॉस डैमेजेस अकर्ड। अगर आपने अपना डिपॉजिट्स को रीपे नहीं करा तो ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर देगा टू पे द सम ड्यू और द लॉस और डैमेजेस। The deposits repayment reserve account referred in clause C of subsection not used by the company for any other purpose। काम का नहीं है, छोड़ देने का। काम का नहीं है, छोड़ दो। सिंपल प्रोविजन है, कितना सा आसान सा है। देखो 1 मिनट के अंदर रट गया हमको। क्या 73 सेक्शन नंबर 73 में डिपॉजिट्स के रीपेमेंट को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? सॉरी, डिपॉजिट्स को एक्सेप्टेंस को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? हाँ है, प्रोहिबिशन है। कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से या मेंबर्स से तब तक। अच्छा, मेंबर्स को, ये तो हो गया मेंबर्स वाला, ठीक है। अब आता है मेंबर्स वाला, तो कंडीशन आपने पढ़ा, कितना कंडीशन था? 4 कंडीशन आपने पढ़ा। पब्लिक से अगर डिपॉजिट लेंगे उसको कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स जब ये इफ ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड। ये चारों आपने पढ़ा इधर। पब्लिक से,
पब्लिक से कंपनी कैन एक्सेप्ट ओनली व्हेन कंप्लाइंग विद चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। बस इतना कहीं लिख कर आने का है कि यस, इतना से लिख कर आना है, खत्म। दोबारा बताऊं शॉर्ट में, कोई भी कंपनी जब भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो कब कर सकती है? अगर पब्लिक से एक्सेप्ट करना है तो शेड्यूल 5 की कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 की कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, नहीं पूरा करा तो प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना? अगर पूरा नहीं करा, इफ नॉट देन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। सिंपल है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, शेड्यूल 5 की कंडीशंस को पूरा करो। यदि आपको अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, ये 4 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। चारों कंडीशन पूरी करोगे तो लोगे, वरना आप प्रोहिबिटेड। दूसरी बात, बैंकिंग कंपनीज पे और एनबीएफसी पे ये नहीं लगता। सिंपल है क्या नहीं है? बोलो सिंपल है ना? चलो आगे आओ, और क्या है? वीकेएस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ प्राइवेट कंपनी which is not a subsidiary of public company। क्या है ना, देखो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक प्राइवेट ही क्यों ना हो, वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, तो वो प्राइवेट कंपनी को भी डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है? प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं, मतलब ये प्योरली प्राइवेट कंपनी है। Does not furnish the details of its investments in Indian companies as required by Note 1 Schedule 3 of Companies Act 2013। The companies of the view that Section 186 of the Companies Act is not applicable to the company it's entirely। क्या बोल रहा है ये? क्या सेक्शन 186, कोई भी कंपनी जब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स करती है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं या इंटर कॉर्पोरेट गारंटी होती है, मतलब कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी या कॉर्पोरेट को लोन देती है, गारंटी देती है उसके बिहाफ पे किसी को, या वो किसी मतलब इन्वेस्टमेंट करती है उसके शेयर्स में, तो सेक्शन 186 लगता है। नाम ही क्या है? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको लोन देगी या गारंटी देगी, तो 186 लगेगा। एक चीज, अब क्या ये सेक्शन 186, ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये कह रही है कि भाई हम पर तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल होता ही नहीं, तो क्या हमें भी उस, जब क्योंकि 186 में क्या है ना, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है आरओसी में, प्लस अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से जो पी&एल बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसमें भी आपको डिटेल डालनी पड़ती है। पर ये कंपनी कहती है हम पर तो 186 लगता ही नहीं, तो क्या हमें भी अपनी वो सारी डिटेल डालनी है क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब standards for accounting or an addendum thereto as recommended by ICAI constituted under section 3 of chartered account in consultation with that examination of recommendations made by the national financial reporting authority। अब ये जो पूरा का पूरा आंसर है ना बेटा, ये पूरा का पूरा आंसर ही गलत है। आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल आंसर गलत है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कभी कभी इंस्टीट्यूट भी ऐसे, ये इन्होंने कहां से उठाया मालूम है आंसर? ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड से उठाया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया उसका तो जवाब दिया ही नहीं। सवाल बहुत छोटा सा था। सवाल ये था, अच्छा आंसर गलत क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और इन्होंने ये वाला आंसर क्यों दिया वो भी समझाता हूं। इन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन बोला था, सेक्शन 186 जो इंटर कॉर्पोरेट लोन के बारे में बात करती है, वो कहता है कि भाई जब आप इंटर कॉर्पोरेट लोन करो तो शेड्यूल 3 के हिसाब से हम अपना पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है। अब जो कंपनी के ऊपर सेक्शन 186 नहीं लगता, क्योंकि 186 प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता, वो किस पर लगता है? खाली पब्लिक कंपनी पे लगता है, प्राइवेट कंपनी पे लगता नहीं। तो सेक्शन 186 प्राइवेट कंपनी पे नहीं लग रहा, तो वो प्राइवेट कंपनी क्लेम कर रही है कि हम क्यों डालें डिटेल, हम क्यों डालें। करेक्ट, 186 आपके ऊपर नहीं लगता, ये तो मान लिया, राइट। लेकिन आपको अपने पी&एल बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं ना, आपको अपने पी&एल बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने हैं। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और शेड्यूल 3 में बोला हुआ है कि डिटेल डालना है तो डालना है, भले ही 186 आपके ऊपर नहीं लगती, यानी आप 186 का कंप्लायंस मत करो। तो इनको क्या, ये जो इतना सारा रामायण लिखा ना, इसकी जगह छोटी सी बात लिखनी थी कि सिंस सेक्शन 186 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, बट कंपनी हैज टू प्रिपेयर its financial statements as per accounting standards issued by ICAI and Schedule 3 of Companies Act. If those accounting standards or Schedule 3 requires to make a disclosure of
loans and advances, then it must disclose the same in their balance sheet. ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था. ABC company having a net worth of rupees 80 crores and the turnover of 30 crores wants to accept deposits from the public other than its members. यानी पब्लिक से लेना चाहते हैं, मेंबर से नहीं लेना चाहते. Referring to the provisions of the Companies Act, state the conditions and the procedure to follow by ABC company for accepting the deposits. क्या कर सकते हैं? दो बातें इन्होंने बता दी कि भैया नेटवर्थ हमारा है 80 करोड़ और टर्नओवर हमारा है 30 करोड़ और हम लोग डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं लेकिन बाहर वालों से, मेंबर से नहीं. तो यहां पर कौन सा लगेगा बेटा? सेक्शन 76 का प्रावधान हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा. क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 76, पब्लिक कंपनी विच इज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 100 करोड़, और ये ध्यान देने की बात है, एक कंडीशन पूरी होनी है, दोनों में से कोई सी भी, या आ गया और. ठीक है, हैविंग नेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 500 करोड़ इज एन एलिजिबल कंपनी. दो कंडीशन में से एक भी पूरी हो जाए, या तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर आपका जो है वो 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, वही कंपनी एलिजिबल कंपनी है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. ओनली एन, अब नीचे इन्होंने एक लाइन ऐड कर दी, ओनली एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग बाय एसआर, फाइल द एसआर टू द रजिस्ट्रार बिफोर मेकिंग. कुछ काम का प्रोविजन नहीं है, नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है, बाकी कर सकते हो. क्यों बता रहा हूं? पहले तो एलिजिबल कंपनी बनो, रूल नंबर 1, पहले एलिजिबल कंपनी बनो. और एलिजिबल कंपनी कैसे बनते हैं? नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना रहना चाहिए अपना? नेटवर्थ शुड बी ग्रेटर देन 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़. करेक्ट. स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2, पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइल विद आरओसी. ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा. यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं. ठीक है, if proposed deposits is less than the net worth of the company, then consent of company can be obtained by OR. The terms and conditions for eligible deposits, companies to accept deposit from public, a company cannot accept the deposits. अब देखो, पब्लिक से डिपॉजिट शेड्यूल 5 आया था ना ऊपर, अब आते हैं आपको शेड्यूल 5. यहां लिखते हैं हम लोग कंप्लाई विद बिलो कंडीशन. ऐसे लिखते हैं हेडिंग. ठीक है, अब कंडीशंस क्या है देखते जाओ. देखो, deposits payable within 6 months or after 36 months from the date of acceptance. Deposit may be accepted in joint name but not more than 3 joint deposit. दो कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट कितना रहना चाहिए? 6 महीने से 3 साल के बीच का. जॉइंट डिपॉजिटर अलाउड. ठीक है, बट कितना रहेगा? मैक्सिमम 3 जॉइंट डिपॉजिटर, मैक्सिमम 3 जॉइंट डिपॉजिटर्स, उससे ज्यादा नहीं. बस. अब देखो, अपने वाले केस में चलते हैं तो क्या बोल रहा है वो. अपने वाले केस में आपका नेटवर्थ 80 करोड़, टर्नओवर है 30 करोड़, दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही, हैंस कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट. आंसर कैसे देना होता है? आंसर देने का तरीका बड़ा सिंपल है. पहले प्रोविजन समझाना है, नीचे कंक्लूजन, और कोई तरीका नहीं है. कोई भी टीचर कुछ भी बोले, चीखे चिल्लाए परेशान करे, कुछ भी करे, कभी भी किसी भी हाल में आंसर लिखने के तरीके पे दिमाग नहीं लगाना, उसके नंबर नहीं कटते हैं बेटा. ये तो कहना, सारे के सारे टीचरों ने मिलकर इतना हवा बना दिया ना, सारे टीचरों ने मिलकर इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर दिया ना आंसर लिखने. उनके पास क्या बताने के लिए तो चीजें है नहीं.
कुछ काम की बात कोई नहीं बता रहा, बेकार की बातों पे फोकस कर रहा है बच्चा। कंटेंट पे ध्यान देने के बजाय ध्यान किस पर दे रहा है, आंसर लिखना कैसे है। अब एक चीज बताओ, आंसर लिखने का तरीका बहुत शानदार है, आंसर गलत है नंबर मिलेंगे क्या? फिर नंबर कब मिलेंगे? जब आंसर सही है। आंसर सही है ना तो नंबर कभी नहीं काट सकता वो आंसर को सही तरीके से नहीं लिखने का। गारंटी, आई गारंटी। सीएमए फाइनल, सीए फाइनल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं who do not follow the pattern. I have seen many students who did not follow the way we should write down the answer, and they still secured 80 plus marks in law. Trust me, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। I'll show you some testimonials जिसमें बताया है, जिन्होंने बच्चों के हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स आए एंड वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, दे सिंपली ट्रस्टेड ऑन द राइट आंसर। तो आपको भी क्या करना है, पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होता है, ऊपर प्रोविजन लिखो, नीचे सीधा कंक्लूजन लिखो, कहानी खत्म। ही विल गिव यू फुल मार्क्स, डोंट वरी। ठीक है। XYZ Limited is an investment company whose principal business is an acquisition of shares and debentures of other companies. The following figures were derived from the books of XYZ Limited. Investments in the shares of 95 lakh, मतलब दूसरी कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा रखा है 95, अदर एसेट्स 105, टोटल कितना हो गया 200। एक बात समझ में आ गई कि ये हमसे डिपॉजिट कैलकुलेट करवाने वाले हैं, शायद कहीं कुछ ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस कितना आ रहा है 12 लाख, अदर इनकम 18 लाख, कुल मिलाकर कितना रहेगा 30 lakhs। वेदर कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 186 एंड एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन गिवन देयर। क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? तो सेक्शन 186 की अगर तरफ मैं चलता हूं, सेक्शन 186 में क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? सेक्शन 186 नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बैंक्स, ठीक है, एनबीएफसीज और फाइनेंस कंपनीज। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सेक्शन 186 क्या था, जिस वो बेसिकली दूसरी कंपनीज को या दूसरे कॉर्पोरेट्स को हम लोग लोन देते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके शेयर्स में, या उनको गारंटी देते हैं, तो हमें 186 लगाना पड़ता है। लेकिन आप समझो, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एनबी, इनका तो काम ही यही है, रोज का काम है इनका। काम है दूसरों को, बैंक का काम ही क्या, लोन देना। अब जब वो लोन देगा तो वो खाली इंडिविजुअल्स को लोन थोड़ी ना देगा, वो तो अदर कंपनीज को भी लोन देता है, अदर कॉर्पोरेट्स को भी लोन देगा, बॉडी कॉर्पोरेट्स को, एलएलपी को, सबको लोन देगा कि नहीं देगा? बोलो देगा ना। अभी वो अगर 186 के अंदर पड़ गया तो उसका तो भैया धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो तो बेचारा डिस्क्लोजर देते देते पागल हो जाएगा। क्या ना, बैंक का मेन काम है। अभी दिन भर में हम कितने सारे लोन देते हैं, लाखों की संख्या में लोन देते हैं, इतनी सारी ब्रांचेस होती है, उसमें से पता नहीं कितने लोन हम कॉर्पोरेट्स को देते हैं। सो विल स्टार्ट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 186। ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट, क्योंकि सेक्शन 186 बहुत खतरनाक है। 186 खतरनाक क्यों है? नहीं, एग्जाम के लिए खतरनाक नहीं है, वैसे ही खतरनाक है। एग्जाम के लिए तो कोई बात नहीं। 186 क्या बोलता है मालूम है क्या? 186 कहता है कि अगर आपने जो लोन का अमाउंट दिया, जो लोन दे रहे हो, डिपॉजिट्स आप लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, या जो दूसरी कंपनीज के शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हो, लोन दे रहे हो या दूसरी कंपनीज को गारंटी दे रहे हो, या दूसरी कंपनीज के शेयर्स में जो आप पैसा लगा रहे हो, वो टोटल अमाउंट जो ऑलरेडी आपने दे रखा है, राइट, कंपनी की केस में, और प्लस जो देने वाले, वो मिलाकर अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के 60% या टोटल रिजर्व्स के 100%, विचएवर इज हायर, से ज्यादा है, तो फिर आपको लोन देने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, गारंटी देने से पहले आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना? खतरनाक प्रोविजन। यदि आप किसी दूसरी कंपनी को लोन देते हो, गारंटी देते हो, दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हो, और वो जो अमाउंट आप दे रहे हो और जो ऑलरेडी आपने पहले से करा हुआ है टोटल मिला के, वो अगर आपकी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस के 60% या टोटल रिजर्व के 100% से ज्यादा है, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अब सोचो, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कोई आसान बात होती है क्या? कितना मुश्किल काम होता है, सोचो आप। स्पेशल रेजोल्यूशन 75%। सो बैंक्स whose work is to give loan to other companies, whose work is to give guarantees and make investments in other companies, if that company starts to follow that, दिन भर में पता नहीं कितने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लाइक यू नीड टू कॉल जनरल मीटिंग, ईच स्पेशल ईजीएम बुलाना पड़ेगा। यू नीड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन ईच एंड एवरी डे, राइट? तो पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए उनको एग्जाम्पशन दिया। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं, ये जो फिगर्स आपको दे रखे हैं उनको देख के बताओ कि क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं। तो पहले तो ये प्रोविजन हमको लिखना पड़ेगा। देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस, नहीं, पहले तो ये वाला प्रोविजन आप लिख कर आओ। सिंस, पॉइंट नंबर 1,
सेक्शन 186 नॉट एप्लीकेबल, यहां से लिखते हैं, ये हमारा आंसर है। 186 not applicable to investment company. Now, which is an investment company? Which is an investment company? किसको investment company बोला जाता है? ये रहा प्रोविजन। Investment company means a company whose principal business is the acquisition of shares, debentures or other securities, right? So अब अगर हम यहां देखें, हमने क्या बोला? whose principal business। अब इसका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 12 लाख। XYZ लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर इज ऑल एलिजिबल। क्यों बोल रहे हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसके टोटल एसेट्स का वन ऑफ द मेजर पार्ट इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिबेंचर्स, यानी 202 करोड़ की टोटल एसेट्स में से लगभग 1 करोड़, मतलब अराउंड 47%, 48% ऑफ एसेट्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इनकम में भी आप देखोगे तो मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम तो नहीं कह सकते, बट हाँ, वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो वेल, दिस कंपनी एब्सोल्युटली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। यहां लिख देते हैं विच इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका मेन बिजनेस ही क्या है? लोग इन्वेस्टमेंट्स करना दूसरी कंपनीज में। एज पर सेक्शन 186, ये वाला मैंने आपको पहले लिखा, देखो, नो इन्वेस्टमेंट कंपनी शैल बी मेड गारंटी और लोन सिक्योरिटी बाय द कंपनी unless the resolution sanctioning it passed by the meeting of the board, जनरल शेयर होल्डर की मीटिंग में नहीं, बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, एंड द प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर टर्म लोन इज सबसिस्टिंग इज ऑब्टेन। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर सेक्शन 186 नहीं लगता, यानी यहां लिख देता हूं, हेंस नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, बोर्ड अप्रूवल तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है यार, बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोर्ड अप्रूवल इज मस्ट। तो नो इन्वेस्टमेंट कंपनी शैल मेड लोन और गारंटी और सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी, ना तो ये किसी और कंपनी को लोन देगी ना गारंटी देगी, या फिर किसी कंपनी ने आगे लोन दे रखा है उसके बदले में ये गारंटी देगी, अनलेस रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, अनलेस रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड is passed बस, and prior approval of PFI is concerned for the term loan। ये काम का नहीं है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, बस बोर्ड अप्रूवल वाला ध्यान रखना। ये तो होता है कि अगर उस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी आगे कहीं से लोन ले रखा है तो उस वाले केस में उसकी भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Therefore, in the given case, the board of directors of XYZ Limited, while considering the proposal for making the investment of section 186, अच्छा नीचे क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, दूसरा क्वेश्चन, where the company is an investment company, हाँ बिल्कुल, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। The board of directors of XYZ Limited is considering the proposal for making investment in ABC. The company has 5 directors, and the board meeting 4 directors were present. 3 of them gave the consent to proposal and 1 director abstained from voting. Comment on the section। सिंपल क्वेश्चन था, बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं, सेक्शन 186 नहीं लगता इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे, और सेक्शन 186 के हिसाब से जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, जब भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को गारंटी देती है, मतलब उसने लोन लिया उसके बदले में गारंटी दे रही है, या वो कभी भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर होल्डर्स का। अगर अमाउंट ऑफ द लोन गारंटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस के 60% या फिर रिजर्व्स के 100%, दोनों में से जो भी हायर है, से एक्सीड करता है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी पे तो लगता ही नहीं है सेक्शन, तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करना, लेकिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा। अब बोर्ड रिजोल्यूशन कैसे पास होता है बेटा? मेजोरिटी से। 5 डायरेक्टर्स कंपनी में है, जिसमें से 4 ही आए, एक एब्सेंट, तो कोई बात नहीं, हमें तो 5 में से 3 चाहिए, 3 4 हैं, चारों ने हाँ कह दिया, बात खत्म हो गई, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल, बस खत्म, दैट्स इट। अब आप देखेंगे तो इस पर डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, डिपॉजिट्स के ऊपर। अब की बार अगर डिपॉजिट पे क्वेश्चन आया ना, इसके बाहर नहीं आने वाला है, सिर्फ इसमें से ही आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा इसके अंदर बताता हूं, ठीक है क्या? एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको, ये चीज और देख लो मेरे बच्चे, इसके बाद में बस इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं पब्लिक से, तो आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपको बनवानी पड़ेगी। ये डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि जब डिपॉजिट्स लोगों से एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोगों को एक डिबेंचर ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्ट है ना, जैसे आपने डिबेंचर में पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से डिपॉजिट्स के लिए एक डिपॉजिट ट्रस्ट बनाना पड़ता है,
और उसमें डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं। ये डिपॉजिट ट्रस्टीज को बेसिकली काम दिया जाता है कि अगर कल को कंपनी डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं कर पाई तो जो डिपॉजिट ट्रस्टीज हैं दे विल मेक द पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स राइट आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ कंपनी। सेकंड, आप चाहो तो डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस भी करा सकते हो। कल को इंश्योरेंस बेसिकली इस चीज का होता है कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो इंश्योरेंस कंपनी विल रीपे द डिपॉजिट्स। हम बस इतना सा चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक काम करा लो, और अगर दोनों करा रहे हो तो अमाउंट कम ज्यादा कर लेना, मतलब थोड़े का इंश्योरेंस करा लिया, थोड़े का आप चाहो तो डिपॉजिट करा सकते हो। तो दो में से कोई एक काम आपको कराना है। While accepting deposits, company issue circular advertisement, हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसके अंदर आपको इस डिपॉजिट्स की डिपॉजिट ट्रस्ट डीड और डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। वो सर्कुलर निकाला था ना अभी हम लोगों ने। वंस सच सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज इशूड द कंपनी शैल नॉट रिजर्व एनी कंडीशन टू ऑल्टर सच टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि इंश्योरेंस कितने का कराओगे या ट्रस्ट डीड कितने की बनाओगे। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सब आपने सर्कुलर में या उस एडवर्टीजमेंट में डाल दी। कंपनी को इस बात को इंश्योर करना है कि वो जो आपने कंडीशंस डाली हैं, एक बार सर्कुलर इश्यू हो गया तो कंडीशन चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब सवाल आता है बड़ा महत्वपूर्ण, क्या कंपनी के डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड भी होते हैं? क्या? देखो, डिबेंचर्स 100% सिक्योर्ड होते हैं, पर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड, वो पब्लिक के ऊपर है। अगर वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स देते हैं कंपनी को तो दे विल बी इन द रिस्क, बट कंपनी कैन एक्सेप्ट अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। लेकिन अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स इशू करती है तो सिक्योर डिपॉजिट्स में दो तरह की सिक्योरिटीज होती है। वन इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड सेकंड इज चार्ज ऑन मूवेबल और इमूवेबल असेट्स। प्लेज नहीं, सिर्फ चार्ज। ये वो क्या था ना, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनेगी। तो या तो आप अपने डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस करा लो, या तो फिर डिपॉजिट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दो, मतलब डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आप बना लो टू द एक्सटेंट नॉट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस, राइट। जितना डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं कराया उतने, यानी अगर मान लीजिए 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं एंड फॉर 20-30 करोड़ यू सिक्योर्ड इंश्योरेंस, अभी 70 करोड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर डिबेंचर सॉरी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, दैट इज टू द एक्सटेंट नॉट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। हाउ टू क्रिएट सच चार्ज? अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टीज एंड मेक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। इट लाइक ये बनाना पड़ेगा आपको, या तो डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करोगे, डिपॉजिट ट्रस्ट बनता है जैसे डिबेंचर्स में पढ़ा था, बिल्कुल सेम रहता है। डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना, डिपॉजिट ट्रस्ट बनाना, उसमें डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट होंगे, ठीक है। और उसकी डिटेल बकायदा DPT2 फॉर्म के अंदर आपको देनी होती है आरओसी को। इस डिपॉजिट ट्रस्ट में जो डिपॉजिट ट्रस्टीज होंगे वो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बस ध्यान रखना उन डायरेक्टर्स का कंपनी में किसी तरह का कोई मटेरियल इंटरेस्ट ना हो। इसके अलावा आप चाहें तो ऐसे किसी पर्सन को भी ट्रस्टी बना सकते हैं जो कि उस कंपनी में डायरेक्टर है या उस कंपनी को बिलोंग करता है, या वो बंदा डिपॉजिट ट्रस्टीज का काम करता है। बाजार में इस तरह की भी कंपनीज हैं जो डिपॉजिट ट्रस्टीज का काम करती हैं, उनमें से किसी बंदे को बना सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखें, द डायरेक्टर नॉट अ डायरेक्टर और KMP ऑफ दैट पर्सन। जिस बंदे को आप डिपॉजिट ट्रस्टी बना रहे हो वो कंपनी का डायरेक्टर या KMP नहीं होना चाहिए, या तो कंपनी का ही हो, बाहर से लेकर आ रहे हो तो कंपनी के डायरेक्टर या KMP से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी का डायरेक्टर हो। नॉट हैविंग एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, नॉट इंडेप्टेड टू कंपनी, हैज गिवन एनी गारंटी ऑन डिपॉजिट्स एंड रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर और KMP। कहने का मतलब, या तो कंपनी खुद के ही डायरेक्टर्स में से किसी को डिपॉजिट ट्रस्टी बनाए, बाहर से अगर किसी को ला रही है तो फिर उसका कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बस इतना सा याद रखना डिपॉजिट्स के बारे में। समझ में आ गई बात? अच्छा, अभी देखो ना, इस अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ना, वो क्वेश्चन मेनली आपको मिलेगा किसके ऊपर? वो क्वेश्चन मेनली आपको मिलेगा डिपॉजिट्स के ऊपर। अभी क्वेश्चन 186 पे नहीं आ रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि 186 पे भर भर के क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर समय मिले तो ना सेक्शन 186 पढ़ जाना, डिपॉजिट पढ़ना। अगर टाइम ना मिले तो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट वाला पढ़ जाना, मोर देन इनफ है। दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट वाला, ठीक है। अच्छा, एक रूल नंबर 9 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? द ट्रस्टीज फॉर द डिपॉजिटर्स शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑन। अगर चूंकि आपने डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करा, डिपॉजिट ट्रस्ट आपने बनाया, उसमें डिपॉजिट ट्रस्टीज को आपने अपॉइंट करा, ये जो डिपॉजिट ट्रस्टीज हैं ये जब चाहे डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। डिपॉजिटर्स की मीटिंग ये लोग कब बुलाएंगे? देखो, पहला, रिक्विजिशन इन राइटिंग साइंड बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स इन वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग। अगर एक
1/10 यानी 10% डिपॉजिटर्स ने रिक्वेस्ट करा कि भैया हमारी मीटिंग बुलाओ, डिपॉजिटर्स ने रिक्वेस्ट करा कि हमारी मीटिंग बुलाओ और हमें बात करनी है, तो फिर डिपॉजिटर ट्रस्टीज को मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सेकंड, on happening if any event which constitutes a default or which in opinion of trustees of the depositors affect the interest of depositor, या फिर जो डिपॉजिटर ट्रस्टीज है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो है कोई ऐसा मैटर हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट पे इंपैक्ट आ सकता है, उनको ऐसा लगा कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट पे इंपैक्ट आ सकता है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए उनकी मीटिंग बुलाना जरूरी है। कई बार होता है ना, कंपनी में कोई बड़ा इवेंट हो गया, कंपनी का कोर्ट में कोई बड़ा केस हो गया, कोई लीगल सूट हार गई कंपनी, कोई मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, कुछ भी बड़ा इवेंट अगर हो रहा है और डिपॉजिट ट्रस्टीज को ऐसा लगता है दैट वी नीड टू इमीडिएटली कॉल द मीटिंग ऑफ कंपनीज डिपॉजिटर्स, दे विल कॉल द मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स। सो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट्स मोर देन इनफ। इसके ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो जिन बच्चों के पास टाइम है वो तो जैसे अपना पढ़ते हैं वो पढ़ना ही है आपको। बस ये ध्यान में रखिएगा इस बार जो क्वेश्चन आएंगे ना वो, अच्छा मैं आपको एक और चीज पढ़ा रहा हूं, एक रूल नंबर 8 और पढ़ाऊंगा, सॉरी ना, एक छोटा सा और है। ऊपर है ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टीज, जो ट्रस्टीज की ड्यूटीज क्या है, ये मैं एक सेफ गार्ड पे लेके जा रहा हूं आपको। क्या है देखो, ensure that the assets of the company on which charge is created together with the amount of deposit insurance are sufficient to cover the repayment of principal amount of secure deposits। डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टीज की पहली जिम्मेदारी है कि जितने रुपए का डिपॉजिट इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंश्योरेंस कराया वो प्लस जितने रुपए के डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाई, वो दोनों अमाउंट कम से कम इतना हो जिनसे हम डिपॉजिट्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर सके। यानी अगर डिपॉजिट्स हैं 2 करोड़, साथ में इंटरेस्ट है 20 लाख, तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए के जितना इंश्योरेंस हो, और या फिर अगर इंश्योरेंस पूरा नहीं है तो उतने रुपए का डिपॉजिट ट्रस्टीज क्रिएट हो। Satisfy himself that a circular or advertisement inviting deposits does not contain an information which inconsistent with the terms of the deposit scheme and trust deed। आपने जो सर्कुलर निकाला, एडवर्टीजमेंट निकाला, उसमें ऐसी कोई कंडीशन मत डालना जो कंडीशन आपके ट्रस्ट डीड की कंडीशंस के अगेंस्ट में हो। कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ कोवेनेंट्स एंड प्रोविजन, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन का कंपनी ने वायलेशन नहीं करा हो। Take such reasonable steps as may be necessary to procure a remedy for breach of covenants of the trust deed। यदि बाय चांस ऐसा हो जाए कि ट्रस्ट डीड का कंडीशंस, कोवेनेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, उनका अगर ब्रीच करा तो कंपनी ने तुरंत इमीडिएटली प्रॉपर मेजर्स लिए। टेक स्टेप्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द डिपॉजिटर्स एज एंड व्हेन मीटिंग इज रिक्वायर्ड and supervise the implementation of conditions regarding creation of security for deposits and terms of deposit insurance। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको उनको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल फॉर द इंटर कॉर्पोरेट लोन। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। किसके लिए बेटा? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है।